जरा गौर फरमाइएगा, अभी सरकार बनी नहीं है, अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं। 16 तारीख का इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि एनडीए की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, उस एग्जिट पोल के आधार पर पहले से यह जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। तो आइए इस दोनों तरफ यानी कि अहमदाबाद और दिल्ली में जोड़ तोड़ की राजनीति पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएं कैसे गुजरात में नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में जो मजेदार हाल है उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। चुटकी लेने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। देश भर की मीडिया में अगली सरकार को लेकर तमाम एग्जिट पोल्स चल रहे हैं। इन आकलनों में अधिकतर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी की अगुवाई में अगली सरकार एनडीए की बन सकती है, और इन संकेतों को लेकर बीजेपी के अंदर भी कैबिनेट की कैलकुलेशन चल रही है। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की कैबिनेट कुछ इस तरह हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद और अरुण शौरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, और इन नेताओं को अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इनके आर्टिकुलेटेड लोग हैं उनमें सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, और वो मेरे ख्याल से गुजरात से भी हो सकता है किसी को वो लेके आए। जहां तक हम सुन रहे थे कि सौरभ पटेल को भी लाया जा सकता है, कोई उनको जिम्मेदार पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये 3-4 नाम जो हैं ये, और महिलाओं को भी जरूर ये इंक्लूड करेंगे। वहीं बात पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की करें तो दो किस्म के हालात सामने नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर मोदी की सरकार बनी तो वो कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उन खबरों की माने तो राजनाथ सिंह भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अगर राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री बने तो पार्टी की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को दी जा सकती है। गडकरी को सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है, ऐसे में उन्हें एक बार फिर पार्टी के सबसे ऊंचे ओहदे से नवाजा जा सकता है। लेकिन अगर राजनाथ सिंह कैबिनेट में शामिल नहीं हुए तो हो सकता है कि पार्टी नितिन गडकरी को कैबिनेट में मंत्री पद दे। इसी बीच गडकरी ने दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की है। सूत्रों से मिल रही खबरों की माने तो मोदी की संभावित कैबिनेट में सभी वर्गों और क्षेत्रों के नेताओं का ख्याल रखा जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। वहीं तवरचंद गहलोत को सरकार में दलित चेहरे के तौर पर रखा जा सकता है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ा है, इसके बावजूद हो सकता है कि उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। वहीं सहयोगियों की बात करें तो रामविलास पासवान के भी कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा गर्म है। माना जा रहा है कि मोदी की संभावित कैबिनेट में कुछ प्रोफेशनल्स को भी जगह दी जा सकती है, जिनमें दिल्ली मेट्रो के पूर्व चीफ ई श्रीधरन का नाम सबसे ऊपर है। मुमकिन है कि श्रीधरन को मोदी कैबिनेट में रेलवे जैसा अहम मंत्रालय दिया जाए। अटकलें नरेंद्र मोदी के खास सहयोगी अमित शाह को लेकर भी लगाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो अमित शाह को लेकर पार्टी के पास दो विकल्प हैं। पहला ये कि अमित शाह को पीएमओ के अंदर कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए, और दूसरा ये कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में रहकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काम करें। अटकलें और आकलन अलग अलग हैं, लेकिन इन संभावनाओं का नतीजा क्या निकलेगा ये तभी पता चलेगा जब मोदी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए और फिर वो अपनी कैबिनेट को हकीकत की शक्ल दे। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी केंद्र में अपनी सरकार मानकर चल रही है, लेकिन वाजपेयी सरकार के कई बड़े चेहरे मोदी सरकार से गायब हो सकते हैं। मोदी के लिए वाजपेयी सरकार के पुराने चेहरों को खुश रखना ही सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अभी हांडी चढ़ी नहीं, लेकिन लोग स्वाद चखने लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं, और जैसा कि हमने भी आपको दिखाया न्यूज नेशन ORG इंडिया का एग्जिट पोल, जिसमें हमने लगभग आपको बताया कि 249 से लेकर 265 सीटें एनडीए गठजोड़ को मिल सकती हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार बनाना बहुत मुश्किल नहीं है एनडीए के लिए। अब ऐसे में किसे शामिल किया जा सकता है और किसे नहीं, इसे लेकर जोड़तोड़ और गुना भाग अभी से चालू हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ राकेश सिन्हा जी संघ प्रचारक और संबित पात्रा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। चर्चा हम करें उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि जैसे ही कैबिनेट की बात सामने आ रही है, मंत्री पद की बात सामने आ रही है,
भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इशारों इशारों में ही सही कुछ न कुछ कहने लगे हैं। देखिए जरा। जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो 80 सीटों का उत्तर प्रदेश से हमेशा कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो इस बार भी जाएगा। बिहार का भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल होगा। उसके साथ ही साथ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या और भी जो राज्य हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, सभी राज्यों से हमने कहा ना कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से उन राज्यों से सीटें हासिल कर रही है। बड़े स्टेट की बड़ी भूमिका होगी, छोटे स्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसको बताइए, यूपी और महाराष्ट्र पर अगर मैं फोकस करूं, महाराष्ट्र में कितनी आपको उम्मीदें हैं? खुद महाराष्ट्र से कितनी? हमें 89 में 33 सीटें मिली थी, उससे ज्यादा आएगी। पूरे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अमित शाह लगे हुए थे, अमित शाह भी दावा कर रहे हैं कि 50 से 52 सीटें हमको मिल, तो वही करेक्ट है। ओवरऑल अगर एक लाइन में अगर बताएं कि कितनी उम्मीदें यूपी महाराष्ट्र? हाँ, देश भर में एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। अब सीटें चाहे जितनी भी आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा आम है कि भाई अब किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल अपने आप में बड़ा ड्रीम मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि हर कोई जानता है, अभी तक खास करके जो गुजरात का अनुभव रख चुका है, मानता है कि अगर गुजरात में कोई एक व्यक्ति दिखाई देता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। क्या तथाकथित तौर पर एनडीए की सरकार बनने के बाद भी यही कुछ होता दिखाई देगा? उर्मिलेश जी, जिस तरीके से चर्चाएं आम है, कुछ एक नाम जिनकी चर्चा मैं आपसे कर लूं, क्योंकि जाहिर सी बात है संबित जी उस पर अपनी टिप्पणियां सामने नहीं रखेंगे। माना जा रहा है कि सुषमा स्वराज जी को स्पीकर का पद दिया जा सकता है और बड़े आराम से सफाई से उन्हें किनारे लगाया जा सकता है। राजनाथ जी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं और अध्यक्ष पद के लिए नितिन गडकरी जी का नाम आगे है। ये तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से विद इन कोट्स खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी जी को बस किनारे लगा दिया जाएगा, उन्हें शायद कोई मौका दिया ही नहीं जाएगा। उसके साथ साथ अरुण जेटली को फाइनेंस मंत्रालय देने की बात कही जा रही है। यशवंत सिन्हा को शायद विदेश मंत्रालय दिया जाएगा, ऐसी अटकलें हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं है इसलिए राज्यसभा का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। नाम और फहरिस्त इतनी लंबी है कि क्या कहा जाए। क्या आपको लगता है ये अटकलें उठा पटक शुरू? देखिए, दो तरह के राजनीतिक नेता होते हैं जी, और दो तरह के राजनीतिक दल भी होते हैं। शायद वाजपेयी के समय यही दल जी अलग स्टाइल में काम करता था, और अभी ये मैं नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कहूंगा, उनके कार्यकाल में अलग ढंग से काम कर रहा है। बहुत बोलता नजर आता है ये दल जी, हमेशा जी। और बोलने का मतलब मैं केवल आवाज में नहीं कह रहा हूं जी, हरकत में भी। मैं कहता हूं कि भाई हर सरकार, हर पार्टी जब चुनाव के बाद जीतती नजर आती है या लगता है उसको कि वो जीत रही है, तो आपस में एक मशवरा होता है, लेकिन सार्वजनिक ढंग से इतनी शोर शराबा नहीं होता। यहां तो मतदान पहली बार जब 7 तारीख को शुरू हुआ था, मुझे याद है पूर्वोत्तर का मतदान था, उसके पहले ही शुरू हो गया कि ये सरकार कैसी होगी, हमारी सरकार होगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, कश्मीर में हम ये करेंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार नहीं आ रही है या ये आ रही है, ये 16 तक इंतजार करना है, लेकिन सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है, इतनी ज्यादा इसको लेकर शोर मचाना, कौन होगा, कैसे होगा, ये सब अभी कैबिनेट सेक्रेटरी की चर्चा हो गई, और ये जाहिर है बीजेपी सूत्रों से हुई जी। जावेद ये और ये सबसे मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इससे बिल्कुल डिनाई कर जाते हैं। आर्मी चीफ के सिलेक्शन को लेकर देखिए कवायद कितनी होती दिखाई दी, सूत्रों के हवाले से खबर आती दिखाई दी। भैया आप कैबिनेट, किचन कैबिनेट बना लो, और वैसे भी अपोजिशन हमेशा एक शैडो कैबिनेट बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वेस्टमिनिस्टर स्टाइल। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको एक शालीनता वाजपेयी वाली होनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता। यहां सब बोल रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि संबित जी मैं आप तक आऊं ताकि आप इन तमाम अटकलों को खारिज कर दे सिरे से, राकेश जी, ऐसा माना जा रहा है कि संघ भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के काम से बड़ा खुश है, और यह भी माना जा रहा है कि वाजपेयी के सरकार में जिस तरह से लोग मानते हैं कि शायद संघ का दखल बहुत ज्यादा नहीं था। वहां पर 2 प्रमुख पॉइंट थे, बिंदु थे, एक मुरली मनोहर जोशी जी और दूसरा लालकृष्ण आडवाणी जी। लेकिन मोदी जी के प्रस्तावित कैबिनेट में यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा संघ के लिए। कैसे आप लोग वहां पर नजरें रखेंगे, क्या कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी संघ और बीजेपी तीनों को अलग अलग देख क्यों रहे हैं? नरेंद्र मोदी स्वयं संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के प्रचारक रह चुके हैं जी, और संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक होने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि संघ का कोई एक अलग एजेंडा है। संघ का एजेंडा वही है जो इस देश का एजेंडा है, और देश का एजेंडा 3 है। एक तो इस देश को स्वावलंबी बनाना,
दूसरा, देश को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त करना, तीसरा, गरीबी अमीरी की खाई को दूर करना और भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में समन्वय मां और पुत्र की तरह समन्वय है। इसलिए इसमें नहीं, राकेश जी, मैं जरा याद दिलाना चाहूंगा आपको, वाजपेयी जी की सरकार के दौरान उस समय हम लोग रिपोर्टर हुआ करते थे प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, खास करके मेरे पास ये बीट थी उस वक्त, और ये आम होता था कि संघ संचालक जो है बड़े नाराज हो जाते थे। 3 दिन तक मान मनोबल चलता था, आडवाणी जी आगे पीछे, और उसकी वजह से हमारी रातें काली होती थी और अंततः संघ और वाजपेयी जी के बीच में समझौता होता था। ऐसी कितनी रातें अब हमारे तमाम रिपोर्टरों की आप लोग काली करवाइएगा। एक बात मैं और बता दूं, जो अभी उर्मिलेश जी बता रहे थे उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा जी, कि जब कोई नई सरकार बनती है तो कयास लगना स्वाभाविक है, और जब एक महापरिवर्तन होता है, महापरिवर्तन कोई साधारण नहीं है। यह सिर्फ एक पार्टी दूसरे पार्टी को विस्थापित नहीं कर रही है, एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को विस्थापित कर रही है। एक पूरा आंदोलन अपनी एक नई सोच के साथ, नई दृष्टि के साथ, नए नेतृत्व के साथ सत्ता में आ रही है जी। यह सेकुलरिस्ट कैंप में इतनी कुलबुलाहट है अजय जी, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आज नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्हें फांसीवादी अताताई कहकर गोलबंदीकरण हो रहा है, उसका स्वरूप मीडिया के डिस्कशन में भी देख रहे हैं। नहीं, लेकिन राकेश जी, सरकार आ रही है, मैंडेट के साथ आ रही है। आप मीडिया का डिस्कशन राकेश जी इसी तरह से उन्मुक्त रखें, यही भारत के हक में है, डेमोक्रेसी के हक में है। आप अगर बहस पर, विचारों पर पाबंदी लगाएंगे तो आपके आरोपी, आपके ऊपर आपके विरोधी आलोचक जो आरोप लगा रहे थे वो सही साबित हो जाएगा। हम इस पर चर्चा, राकेश जी, मैं न्यूज नेशन इस पर जरूर चर्चा करना चाहेगा। नहीं, एक टिप्पणी जी, उर्मिलेश जी, एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा जी। उर्मिलेश जी, विचारों की पूरी स्वतंत्रता है और संघ परिवार ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया था। चलिए, हम राकेश जी, हम इस पर आएंगे जरूर, लेकिन जरा मुद्दे पर वापस आते हैं। राकेश जी, क्षमा चाहूंगा आपसे, राकेश जी, मुद्दे पर वापस आते हैं। भाई, ये बताइए कि वाजपेयी जी के समय में क्या हुआ था, उसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। हम लोग खुद उसके भुगभोगी रह चुके हैं, क्योंकि हम लोग की रातें काली होती थी। मैं बस अपने रिपोर्टरों के बारे में जानना चाहता हूं, भाई उनकी रातें आप लोग काली तो नहीं करवाइएगा ना। कट गया क्या? राकेश जी, आप हैं हमारे साथ? ऐसा लगता है राकेश जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। चलिए संबित जी, आखिरकार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी, संबित जी, अब सब कुछ आप खारिज कर दीजिए, कोई अटकल नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ होगा सब हो जाएगा। लेकिन अटकल नहीं होती तो हमारे जैसे पत्रकारों के पास खबर कहां से आती? नहीं, देखिए, आप अगर मुझे कैबिनेट के बारे में पूछ रहे हैं जी, तो संविधान कहता है कि दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, मैं तो यहाँ डिबेट में डिसाइड नहीं कर सकता, या स्पेकुलेशन ही नहीं कर सकता है। स्वाभाविक रूप से ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे, तो वो निर्णय लेंगे कौन कैबिनेट पे रहना है, नहीं रहना। नहीं, तो अच्छा बताइए, जो अटकलें आ रही हैं और ये सब आपकी पार्टी के नेताओं के जरिए ही हम लोग तक पहुंच रही है, वरना हमें कहां से जानकारी मिले कि भाई सुषमा जी को आप लोग लोकसभा का स्पीकर बनाने का सोच रहे हैं? ये सब तब है जबकि सब लोग जीत कर आ जाते हैं। अभी तो नतीजे ही नहीं आए, उसके पहले ही काट की हाड़ी है जिसको चढ़ाकर हर कोई स्वाद न चखना चाह रहा है। ये जो अटकलें हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि विश्वस्त सूत्रों से आ रहा है, वैसे मैं तो नहीं मानता, मगर एक लाइटर मोड में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये अटकलें नहीं होती तो डिबेट कहां से होता और ये सब चलता। तो चलिए, अच्छा, सुषमा जी को लेकर नाराजगी है क्या? नहीं, वाकई में खास करके देखिए रेड्डी बंधुओं को लेकर जिस तरीके उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने अपना ट्वीट भी किया था, अगर मोदी लहर है तो कहां है भाई? नहीं, कभी नाराजगी थी क्या जो ये विषय बन रहा है नाराजगी का? नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप उनको लोकसभा का स्पीकर बना देते हैं, नेता विपक्ष से लोकसभा का, तब तो ये शंटिंग पोस्ट है ना, ये उसके बाद तो सलामी लेने और प्लीज कीप क्वाइट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये स्पेक्यूलेशंस कहां से आ रहे हैं? ये अपने आप में ही आश्चर्यजनक है। एक परिवार है और परिवार में किसी प्रकार का कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं है। कब हम नाराज थे, पार्टी कब नाराज थी किससे, ये तो किसी को पता नहीं। आप ये नाराजगी कंटिन्यू क्यों करेगी? अच्छा, तो अमित शाह जी के बारे में जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं राकेश जी के पास चलेंगे तो थोड़ी बात और हो जाएगी। अमित शाह जी के बारे में 2 चर्चाएं आम हैं, जाहिर सी बात है उसमें से कुछ भी आप कंफर्म नहीं करेंगे। पहली चर्चा ये कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में रखा जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उन्हें न सिर्फ अपना विश्वास मानते हैं, बल्कि चाहते हैं कि उनके जरिए तमाम तथाकथित लोगों पर नकेल रखी जा सके, जिसमें वो माहिर हैं अमित शाह जी, ये माना जाता रहा है, उनके राइट हैंड मैन है। और उत्तर प्रदेश का भी कार्यभार इसलिए रखा जाएगा क्योंकि वहां पर अगर विधानसभा में सूरत बनती दिखाई दे तो जोड़ तोड़ जो है उसे पुख्ता इंतजाम दिया जा सके। अगर आप 52 सीट 53 सीट पहुंच सकते हैं तो इसका देन और इसका श्रेय अमित शाह पर ही जाएगा।